जब सरकार से न्याय पाने की उम्मीदें कम होती जा रही हों, मुख्यधारा की मीडिया में भी सरकार से सवाल करने की हिम्मत ना हो, बल्कि उसके बजाय सवाल पीड़ित से किया जाता है। अगर न्यायपालिका स्वतः मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आदेश देती है, तो सरकार की नींद उड़ जाती है। फिर क्या, जज के तबादले शुरू हो जाते हैं। अब यह तो संयोग हो नहीं सकता कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीधरन ने दमोह जिले में पैर धुलवाने वाले मामले पर प्रशासन को फटकार लगाई और दूसरी ओर उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का निर्देश दे दिया गया। आज इसी पर बात करेंगे कि क्या सरकार न्यायपालिका पर भी अंकुश लगाना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। आम लोगों को जज द्वारा किसी मामले में स्वतः संज्ञान लेने पर जहां खुशी व्यक्त होनी चाहिए, वहीं पिछले कुछ वर्षों से ऐसे जज के प्रति सरकार की नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही है। इसकी वजह की पड़ताल करते समय यह देखना और समझना होगा कि वे कौन से मुद्दे हैं जिन पर स्वतः संज्ञान जज ने लिया है। अब तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक पहला मौका तब देखने को मिला जब हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को पहले छत्तीसगढ़ भेजने की सिफारिश की गई, लेकिन दमोह जिले के पिछड़े वर्ग के द्वारा एक ब्राह्मण के पैर धुलाई पर त्वरित संज्ञान लेते हुए दोषियों को रासुका के तहत कार्रवाई के आदेश पुलिस अधीक्षक को दिए। इतना ही नहीं, दूसरे दिन कार्रवाई में ढीली ढिलाई करते समय कुछ धाराओं को छोड़ने के लिए दमोह जिला पुलिस अधीक्षक को फटकार लगाई। इस घटना ने भारत सरकार का इतना दिल दुखाया कि उन्होंने तत्काल कॉलेजियम को निर्देश दिया कि उन्हें छत्तीसगढ़ नहीं, इलाहाबाद भेज दिया जाए। अब छत्तीसगढ़ के बजाय इलाहाबाद क्यों भेजा गया? यह स्थानांतरण इलाहाबाद इसलिए किया गया कि वे अगर छत्तीसगढ़ पहुंचते तो शीघ्र ही मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होते ही इस पद पर पदस्थ हो जाते, जो सरकार के लिए हितकर बिल्कुल नहीं होता। इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने पर उनकी सीनियरिटी का लाभ मिलने से पहले वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 14 अक्टूबर 2025 को सुनवाई के दौरान जस्टिस ने टिप्पणी की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपनी स्वतंत्र पहचान का दावा कर रहे हैं। यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 1.5 सदी के भीतर खुद को हिंदू कहने वाले लोग आपस में लड़कर अस्तित्वहीन हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस श्रीधरन को पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजने की अनुशंसा की थी, लेकिन केंद्र सरकार के अनुरोध पर आदेश संशोधित कर उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया। इस ट्रांसफर के बाद उनकी सीनियरिटी 7वें नंबर पर रहेगी। जस्टिस श्रीधरन ने 2016 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था। इससे पहले वे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम के चैम्बर में 5 साल कार्यरत रहे और फिर इंदौर में वकालत शुरू की। 2023 में उन्होंने स्वेच्छा से स्थानांतरण की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट भी भेजा गया था। दमोह मामले में उनके सख्त रुख के कारण पुलिस ने 5 आरोपियों पर एनएसए के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी तो हो गई, मगर अब भी पीड़ित परिवार को तरह तरह से शासन प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला दमोह के सतरिया गांव का है, जहां ओबीसी वर्ग के एक युवक से ब्राह्मण समाज के युवकों ने पैर धुलवाए और उसी पानी को पीने की तालिबानी सजा दी। घटना सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना। इस मामले में कल ही सुनवाई होनी थी, यानी गुरुवार को, मगर जिस खंडपीठ द्वारा इस मामले की पहली सुनवाई हुई थी उसमें जस्टिस अतुल श्रीधरन भी थे और उन्हीं ने इस मामले का स्वतः संज्ञान भी लिया था। मगर उनका तबादला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो गया है, तो फिर सुनवाई टाल दी गई। सुनवाई आज होनी है, देखना है कि सुनवाई में क्या कुछ फैसला आता है। यह पहली बार नहीं कि जस्टिस श्रीधरन ने पहली बार कोई मामला स्वतः संज्ञान में लिया हो। इससे पहले जस्टिस साहब ने कई मामले अपने संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पहला मामला जानिए। 14 मई 2025 को मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान दिया गया था। वो भी उस समय जब सोफिया कुरैशी भारत की ओर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, मगर हर बात में हिंदू मुसलमान देखने वाले भाजपा के मंत्री को कुछ और ही सूझ रहा था और उन्होंने
कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन तक कह डाला। ऐसे मामले ने तूल पकड़ लिया और मंत्री के खिलाफ एफआईआर करने की मांग तेज हो उठी। मगर भाजपा के मंत्री पर भाजपा के शासन में कार्यवाही हो, यह तो डबल इंजन की सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल काम था। ऐसे काम भाजपा के लिए मुश्किल ही पैदा करते हैं और सबसे ज्यादा मुश्किल ऐसे लोग पैदा करते हैं जिनको भाजपा ने अपने वॉशिंग मशीन में धुलकर भाजपा में शामिल किया है। खैर, जस्टिस अतुल श्रीधरन ने मामला संज्ञान में लिया और मंत्री विजय शाह पर एफआईआर करने का निर्देश दिया। सरकार को यह बात जरूर खटकी होगी। दूसरा मामला 22 सितंबर 2025 का है, जब जस्टिस श्रीधरन ने शिवपुरी के एडिशनल सेशन जज के खिलाफ न्यायिक मर्यादा उल्लंघन पर संज्ञान लिया था। न्यायपालिका द्वारा न्यायपालिका के ही किसी जज पर एक्शन लेने का यह मामला अपने आप में अलग और अप्रत्याशित था। मामला क्या था, हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ग्वालियर बेंच के जज द्वारा शिवपुरी के सत्र जज पर की गई टिप्पणी पर कड़ी फटकार लगाई थी। डिवीजन बेंच ने कहा कि ये टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक गंभीर फैसले में यह कहा था कि ग्वालियर बेंच के जज द्वारा शिवपुरी के सत्र जज पर की गई टिप्पणियां पूरी तरह गलत हैं। ग्वालियर की सिंगल जज बेंच ने 2 अलग अलग आरोपियों के जमानत मामले की सुनवाई करते हुए सुझाव दिया था कि अतिरिक्त सत्र जज विवेक शर्मा ने जमानत मामले में फैसले के दौरान आपराधिक फायदा पहुंचाया और उनका आदेश अनुचित था। सिंगल जज बेंच ने आदेश में कहा था कि यह मामला उच्च न्यायालय की मुख्य रजिस्ट्रार विजिलेंस और मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाए ताकि जज के खिलाफ जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। लेकिन जब यह मामला जबलपुर की डिवीजन बेंच के सामने आया तो उन्होंने कड़ा विरोध जताया। डिवीजन बेंच जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल दोनों ने संयुक्त रूप से कहा, इस तरह की टिप्पणियां चिलिंग यानी डर पैदा करती हैं। यह मान लेना कि सत्र जज ने दोषियों को फायदा पहुंचाने के लिए आदेश दिया पूरी तरह अनुचित और बिना सबूत के है। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है, जो कहता है कि हाई कोर्ट को किसी जज के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। इसके बाद दमोह जिले का प्रकरण, जिसमें एक कुशवाहा समाज के युवक से ब्राह्मण परिवार के कुछ युवक ने न सिर्फ पैर धुलवाए बल्कि दक्षिणा भी ली। मामला जब तूल पकड़ा तो रफा दफा करने की बात सामने आने लगी। सियासी लोगों का भी आना जाना शुरू हो गया। ये तो होता ही है। ऐसे मुद्दों को लोकने में पार्टियां पीछे रहना नहीं चाहती। फिर जस्टिस साहब ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। एक अन्य प्रमुख मामला 2017 का है। हालांकि यह जस्टिस अतुल श्रीधरन से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी जस्टिस से जुड़ा हुआ है, जो तमाम तरीके की न्याय प्रक्रियाओं में जुड़े रहते हैं, तमाम अहम फैसलों से जुड़े रहते हैं। जब उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ को हैदराबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की कॉलेजियम सिफारिश को केंद्र सरकार ने लंबा खींचा, और वो भी राजनीतिक कारणों से। अप्रैल 2016 में जस्टिस जोसेफ ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को गैर संवैधानिक घोषित किया था और उसी के बाद हरीश रावत की सरकार बहाल हुई थी, और यह फैसला मोदी सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं लगा। लाजमी है कि यह फैसला उनके लिए एक बड़े झटके के समान था। जस्टिस साहब ने अपने स्वास्थ्य कारणों से ट्रांसफर का अनुरोध तो किया था, लेकिन केंद्र ने मई 2016 की सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं की। सख्त, निष्पक्ष और बेबाक न्यायाधीश के रूप में पहचाने जाने वाले जस्टिस श्रीधरन के आदेश कानूनी दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक चेतना के स्तर पर भी महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन उनके ये स्वतः संज्ञान के लिए गए निर्णय सरकार के मनुवादी संविधान के विरुद्ध ठहरते हैं। इसलिए जस्टिस श्रीधरन और उनके निर्णय सरकार को परेशान करते रहे हैं। इसलिए उन्हें इस तरह विदाई देने का कार्यक्रम बना दिया गया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि जातीय भेदभाव मामले में सरकार का रुख क्या है। उधर सेना की प्रवक्ता कर्नल सोफिया मामला भी उनकी स्त्री के प्रति अवधारणा के साथ एक मुस्लिम महिला के प्रति नफरत भरी सोच है। स्तंभकार और वरिष्ठ पत्रकार सुसंस्कृति परिहार लिखती हैं, इन घटनाओं से तो अब यह लगता है कि कहीं दलित पुलिस अधिकारी की मौत के लिए जिम्मेदार उच्च जाति के अधिकारियों को किसी जज ने उन्हें दोषी माना तो उसकी खैर नहीं। ऐसा ही हाल शर्जील की जमानत
पर भी हो रहा है। जज दबाव में है। यदि कुछ भी सरकार के विरुद्ध होता है तो वे भी श्रीधरन जैसी सजा या जस्टिस लोया जैसे हाल में पहुंच सकते हैं। लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते, न सरकार के गुलाम और न ही संविधान के विरोधी। संविधान सर्वोपरि है, न कि सरकार। स्वतः संज्ञान लेने वाले जज से सरकार की नाराजगी की आखिर वजह क्या है? ये तो पत्रकार सुसंस्कृति परिहार द्वारा लिखा गया है, लेकिन सोचना तो आपको भी है कि जब देश में न्याय व्यवस्था पर इतना दबाव डाला जा रहा हो तो आम आदमी के लिए अपनी बेबाक बात रखने की जगह कहां है? क्या आपको भी चारण काल में जीना है या ऐसे अमृत काल में जहां अमृत भी ऐसा कि अमर बनाकर जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया जा रहा है? जनता जिए या मरे, सत्ता को क्या ही पड़ी, मगर भक्तों ने तो अमृत पी रखा है, वे तो जिंदा रहेंगे, देश भले ही कहां पहुंच जाए। मुक्ति बोध की इन पंक्तियों के साथ विदा लेते हैं। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। धन्यवाद। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।